नमस्कार। बैंकिंग अवेयरनेस की जो सीरीज़ है उसमें सातवां जो मॉड्यूल है, सेवन्थ मॉड्यूल है, वो है बैंकिंग नेशनलाइजेशन 1969। दो बार बैंकिंग का नेशनलाइजेशन हुआ था। स्टेज वन जो थी वो 1969 में थी और जो सेकंड स्टेज थी वो 1980 में थी, इसके 11 साल के बाद में। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में 1969 जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 19 जुलाई 1969 ये जो तारीख है ये इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री की जो मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टर्निंग पॉइंट जो है वो मानी जाती है। इस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने एक ऑर्डिनेंस लागू किया था। ठीक है, और इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए देश के जो 14 लार्जेस्ट प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया था। ठीक है, तो एक ही दिन एक ही रात में 14 सबसे बड़े प्राइवेट कमर्शियल बैंक जो है उनको नेशनलाइजेशन कर दिया था। ठीक है, ये डिपेंड किया था किस पे कि बैंक डिपॉजिट्स सबसे ज़्यादा किन में है, उनका साइज़ क्या है और किस बैंकों का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है भारत में ज़्यादा है। ठीक है, और ऐसा करने से करीब करीब 85% जो टोटल बैंक डिपॉजिट्स ये जो बैंक कंट्रोल करते थे ये सब के सब सरकारी हो गए थे एक ही दिन में। ठीक है, तो ये जो इवेंट थी ये है बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट। अब इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले 19 जुलाई 1969 जो है उस दिन हुआ क्या था। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस था वो ये था कि पहले गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया। ठीक है, लॉ बाद में बनाया गया था उसको, पहले ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ और इस ऑर्डिनेंस को जो है जारी करने के बाद में जो बैंकिंग जो ये ऑर्डिनेंस था इसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्वाइजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट। ठीक है, क्या नाम था? बैंकिंग कंपनीज एक्वाइजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1969। तो बैंकिंग का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू, पहले ये ऑर्डिनेंस था। ठीक है, ऑर्डिनेंस को पहले पास किया गया, उसके बाद में फिर ये सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी में भी आया और ये एक्ट जो है बाद में पास किया गया था, क्योंकि एक ऑर्डिनेंस जो होता है वो अर्जेंट पब्लिक मैटर जो होता है उस पर गवर्नमेंट लागू कर सकती है, लेकिन उसको विदिन 6 मंथ्स पार्लियामेंट से पास करा के और प्रेसिडेंट का एसेंट लेके कानून बनाना ज़रूरी होता है। तो चूंकि ये अर्जेंट मेजर था इसलिए एक ऑर्डिनेंस लिया गया, ऑर्डिनेंस को बाद में जो है कानून बनाया गया। बीच में इस कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था आरसी कूपर केस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको बदलने के लिए इस एक्ट में गवर्नमेंट ने अमेंड किया और फिर वापस से इसको पास करा के और इसको जो है ये नेशनलाइजेशन जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि विच मेजर रिफॉर्म अकर्ड इन बैंकिंग सेक्टर। तो फर्स्ट है नेशनलाइजेशन। कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे? 14। ठीक है, लीगल रूट कौन सा पहले यूज़ किया गया था? ऑर्डिनेंस मेथड। ठीक है, ऑर्डिनेंस जो होता है उसको 6 महीने में आपको कानून में बदलना पड़ता है, लॉ के रूप में पास करना पड़ता है। तो पहले ऑर्डिनेंस था, बाद में एक्ट, और एक्ट का क्या नाम था? बैंकिंग कंपनीज एक्वाइजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1969। ठीक है, यहाँ पे अगली बात है कि विच बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। अब ये जो नेशनलाइजेशन हुआ था इसमें 14 बैंक्स कौन कौन से थे? तो ये इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। ये सारे के सारे जो है प्राइवेट थे, इन सबको एक साथ नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, अगली इसमें बात यह है कि वाई वर दीज 14 बैंक्स स्पेसिफिकली चोजन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स हैं कि इन 14 बैंक्स को ही क्यों चूज़ किया गया था। तो गवर्नमेंट जो है उसने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया था कि जिन जिन बैंकों में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के डिपॉजिट्स हैं, एक तो उन सबको नेशनलाइज कर दो। ठीक है, तो ये जितने भी बैंक थे उन सब के अंदर 50-50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जनता के डिपॉजिट्स थे। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया ये था कि ये सारे जो बैंक हैं इन सब का जो कुमुलेटिव है डिपॉजिट वो देश की 85% के आसपास की जो डिपॉजिट्स है वो कवर कर जानी चाहिए। यानी मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिट्स जो है भारतीय जनता की वो सब इन बैंकों के अंदर थी, और ये एक डिपॉजिट शेयर जो था 85%, यानी करीब करीब सारा ही डिपॉजिट जो है जनता का इन बैंकों के पास था।
ठीक है, ये दूसरा क्राइटेरिया था। और तीसरा है कि ऑनरशिप के अंदर क्या हुआ, तो ऑनरशिप के अंदर ये जो बैंक थे इनकी प्राइवेट ओनरशिप गई और ये सब सरकारी बैंक हो गए। ठीक है, तो ये जो 14 बैंक्स थे इनको इसलिए चुना गया था क्योंकि डिपॉजिट्स के मामले में ये डोमिनेंट थे और बैंकिंग सिस्टम की जो कमांडिंग हाइट्स है उनको ये कंट्रोल करते थे। नेशनलाइजेशन के बाद में गवर्नमेंट ने इन बैंकों के अंदर 100% ऑनरशिप जो है हासिल कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चरल इम्पोर्टेंस जो है वो ज़रूरी है आप लिए जानना। ठीक है, स्ट्रक्चरल इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। ठीक है, आरबीआई का पेपर दोगे तो पूछ सकते हैं उसमें कि, तो इसमें क्या है कि ये जो 14 बैंक्स थे इनकी डोमिनेंस इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी को प्रभावित करते थे। पहली चीज़, इनको नेशनलाइजेशन से कंट्रोल में लेके गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उसमें ये निश्चित कर दिया कि अब सरकारी हस्तक्षेप आराम से गवर्नमेंट कर सकती है। ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, पहली चीज़ कि बैंकिंग, ये जो 14 बैंक्स थे इनमें गवर्नमेंट का डोमिनेंस इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी को प्रभावित करते थे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इनको नेशनलाइजेशन से कंट्रोल में लेकर के गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी की जो क्रिटिकल सेक्टर्स है उसमें आराम से हस्तक्षेप कर सकती थी, इंटरवीन कर सकती थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, इसके जो ऑनरशिप है उसके भी जो इम्प्लीकेशंस थे उनको भी एक बार आपको समझ लेना है कि 100% जो गवर्नमेंट ओनरशिप हुई तो उससे इन बैंक की जो पॉलिसीज़ और जो लैंडिंग प्रैक्टिसेस हैं उस पर गवर्नमेंट का 100% कंट्रोल हो गया। ठीक है, अब क्रेडिट किसको देना है किसको नहीं देना वो सरकार डिसाइड करेगी। और इससे क्या है कि जो क्रेडिट एलोकेशन की जो सरकार की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ हैं उनके अनुरूप अलाइन करना पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो ब्रॉडर जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसमें सरकार यही चाहती थी कि जो क्रेडिट देते हैं बैंक, ठीक है, उसमें जो सेक्टर्स है, कुछ सेक्टर्स है जिनके पास में क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा है वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो जब 100% ऑनरशिप सरकार की हो गई तो फिर अब सरकार डिसाइड कर सकती थी कि किसको क्रेडिट कैसे देना है और किस सेक्टर को कितना क्रेडिट जाना चाहिए, वो मैंडेटरी बना सकती है। ठीक है, तीसरी चीज़ इसमें आती है मैक्रो इकोनॉमिक कंट्रोल की। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक कंट्रोल, इसका क्या है कि जब बैंकिंग सिस्टम की जो कमांडिंग हाइट्स सरकार के पास आ गई तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें भी इंस्टीट्यूशनल जो कोऑर्डिनेशन है वो बेटर हो गया। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बना सकती थी, वो इन बैंकों को पास ऑन कर सकती थी, ये बैंक आरबीआई के जो निर्देश हैं उनको फॉलो करते और इससे आरबीआई जो है डायरेक्टली इन्फ्लेशन कंट्रोल और क्रेडिट फ्लो का मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे जो मैक्रो इकोनॉमिक उद्देश्य हैं उनको पूरे कर सकता था। ठीक है, चलते हैं अगली बात पे। अगली बात है व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बैंक नेशनलाइजेशन। अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन, ये आपके एग्जामिनेशन में जो डेस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें भी पूछ सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको एक बार समझ लेते हैं कि जो बैंकिंग नेशनलाइजेशन था इसके ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुका हूँ वैसे तो, कि इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव था वो था बैंकिंग को डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाना। ठीक है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव थे उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, सोशल वेलफेयर, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, ये सब जो है क्लियरली डिफाइन थे। ठीक है, इसका मकसद था कि जो बैंकिंग सिस्टम है वहाँ से सभी सेक्शंस को बेनिफिट मिलने चाहिए और देश का जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें बैंकिंग जो सिस्टम है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो कदम है ये सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है गवर्नमेंट के उनको पूरा करने के लिए उठाया गया था। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या है कि विच गोल फोकस्ड ऑन यूनिवर्सल एक्सेस फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहाँ पे एक दूसरा गोल था जिसने एग्रीकल्चर और जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज है उनको किया, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, और आज जो है सभी बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, विच गोल एम्ड एट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, दैट वाज द इक्विटी। ठीक है, यहाँ पे दो तीन चीज़ें और हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट है वो कैसा हुआ। ठीक है, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, प्रोवाइड द इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इन इंडिया इन 1969। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, क्या बताया जाएगा कि जो 1969 का जो नेशनलाइजेशन हुआ था उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दिया गया, इससे वे गवर्नमेंट के जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकते थे।
जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई, इससे बैंक्स को केवल प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी से और सोशल डेवलपमेंट के एजेंट्स के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि उनकी जो अकाउंटेबिलिटी और आउटरीच दोनों ही बढ़ गई। ठीक है, ये मेन चीज़ है। इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट जो हुआ था वो ये हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक पर्सपेक्टिव इसका इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन का भी था। ठीक है, वो कैसे था इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन का? तो इसमें क्या था कि जो बैंकिंग नेशनलाइजेशन है उसने क्रेडिट अलोकेशन का जो पैटर्न है उसको फंडामेंटल रूप से ही बदल दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा इक्विटेबल ज़्यादा हो गया। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट जब किया जाने लग गया तो जो रूरल और मार्जिनलाइज सेक्टर्स हैं उनको फंड्स उपलब्ध होने लगे। इससे क्या हुआ कि जो रीजनल इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस थे उनको धीरे धीरे मिटिगेट करने में मदद होने लगी। तो ये इसका जो इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन जो पर्सपेक्टिव है नेशनलाइजेशन का वो होता है। इसके अलावा एक चीज़ आती है इसमें, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का डायनामिक्स। इसमें क्या है कि जो नेशनलाइजेशन हुआ तो उसके बाद में जो बैंकिंग सेक्टर में जो पॉलिसी मैंडेट्स जो होते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल वेलफेयर, इन सबको एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया गया। ठीक है, इसने बैंक्स की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव कर दिया और अब वो जो नेशनल डेवलपमेंट गोल्स थे उनके साथ बैंकों के जो गोल्स है वो अलाइन धीरे धीरे होने लगे। ठीक है, चलते हैं अगली बात पे। आगे है, हाउ डिड नेशनलाइजेशन प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब क्या जो ये नेशनलाइजेशन हुआ इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, और हुआ तो फिर इसका कितना जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इसमें हो पाया। तो नेशनलाइजेशन के बाद में और नेशनलाइजेशन के पहले में काफ़ी फ़र्क आ गया था बैंकिंग में इंडिया में। नेशनलाइजेशन के बाद बैंक्स को रूरल और अनबैंक्ड एरियाज़ में एक्सपेंड करने का मैंडेट दिया गया। ठीक है, तो जो फार्मर्स हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, रूरल पुअर है, उनको फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से जोड़ने का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दिया गया। इसका मेन जो गोल था वो था एक्सप्लॉयटेटिव जो मनी लेंडर्स है उन पर डिपेंडेंस को ख़त्म कर देना, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम में। ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट में इससे मदद मिले। तो ये जो पॉलिसी है इससे बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट वाज द की गोल ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इन इंडिया। तो ये प्रमोट रूरल बैंकिंग, ये आपका इजी सा क्वेश्चन है और इजी सा इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आफ्टर 1969। अब जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उस पर क्या हुआ 1969 के बाद में। तो यहाँ पे क्या है कि नेशनलाइजेशन के बाद में जो बैंक्स हैं उनको ये बोला गया कि एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, ठीक है, एक्सपोर्ट्स और वीकर सेक्शंस, इनको एक पोर्शन ऑफ क्रेडिट जो है देना पड़ेगा। ठीक है, बाद के ईयर्स में जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो टारगेट्स है वो फॉर्मलाइज किए गए, उनको क्वांटिटेटिव टारगेट्स दिए गए कि इतना % आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पॉलिसी है ये भारतीय जो इकोनॉमिक सिस्टम है और जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसी को प्रमोट करने के लिए ये किया गया था। ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है उसके बारे में कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना बाद में, और बैंक्स जो है उनको स्पेसिफिक सेक्टर्स और ग्रुप्स को लोन जो दिया गया उसको जो है लिस्टिंग, उनको जो है टारगेट दे दिया गया था। ठीक है, और बैंक्स को जो है अकाउंटेबल बनाया गया। इसमें ये जो मैकेनिज्म है इससे क्रेडिट फ्लो जो है वो स्ट्रक्चर्ड बनी और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है उसको कम करने में हेल्प करने लगी। ठीक है, और बैंक के जो लैंडिंग पैटर्न्स थे उनको भी रेगुलेटरी ओवरसाइट में ले करके ये आए। ठीक है, चलते हैं अगली बात पे। अगली बात है, हाउ डिड नेशनलाइजेशन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब ये नेशनलाइजेशन की वजह से जो इकोनॉमिक पावर का जो कंसंट्रेशन था इन द हैंड्स ऑफ फ्यू हाउसेज ओनली, क्या उस पर कितना फ़र्क पड़ा और कैसे ये हुआ। ठीक है, तो इसमें ये कि 1969 से पहले ज़्यादातर जो बैंक्स हैं वो इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ के कंट्रोल में थे और वो अपने जो अलाइड कंपनीज़ हैं उन्हीं को क्रेडिट ज़्यादातर दिया करते थे ये। ठीक है, या प्रेफरेंस लोन उनको जो है दिया करते थे। नेशनलाइजेशन के बाद में जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास चली गई। अब इससे ये हुआ कि जो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर है इन फ्यू हैंड्स
वो रिड्यूस हो गया, जो क्रेडिट अलोकेशन है वो पॉलिसी ड्रिवन बन गया, और इस बदलाव से जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे बढ़ी। बैंक्स जो है अब प्राइवेट इंटरेस्ट से अलग होकर के पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करने लग गए थे। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे है व्हाट वाज द लीड बैंक स्कीम एंड व्हाई वाज इट लॉन्च्ड। अब 1969 में ही एक और स्कीम जो आई थी, लीड बैंक स्कीम, ठीक है, 1969 में आई थी। और ये जो लीड बैंक स्कीम जो थी, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को और बैंकिंग की रीच को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसमें क्या हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक असाइन किया गया। ठीक है, हर जिले में एक बैंक को डिसाइड कर दिया गया कि दैट विल बी द लीड बैंक, और वो जो बैंक था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो क्रेडिट नीड्स हैं उनको असेसमेंट करता और वहाँ पे ब्रांच एक्सपेंशन का प्लान बनाता और कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता। ठीक है, और बेसिकली ये आइडिया था हर जिले के अंदर बैंकिंग को पहुंचाने का, और ये जो है रूरल बैंकिंग एक्सपेंशन जो हुआ इंडिया में, उसकी बैकबोन बनी ये लीड बैंकिंग स्कीम। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें यूनिट जो थी वो डिस्ट्रिक्ट थी लीड बैंकिंग स्कीम की। ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द 1/3 ब्रांच एक्सपेंशन रूल। अब इसमें एक 1/3 ब्रांच एक्सपेंशन रूल भी था। ठीक है, ये क्या था, तो आरबीआई ने उस वक्त एक नया रूल बनाया कि हर एक अर्बन ब्रांच के बदले बैंक्स को 3 रूरल या अनबैंक्ड ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी। अगर आप एक ब्रांच किसी अर्बन सेंटर पे खोल रहे हो तो उसके साथ में आपको 3 जो है रूरल या उन एरियाज़ में खोलना पड़ेगा जहाँ पे बैंकिंग की सुविधाएं नहीं है अभी तक। ठीक है, अब ये जो पॉलिसी है उससे क्या होगा कि जो रूरल इंडिया है, जो ग्रामीण भारत है, उसमें बैंकिंग पेनिट्रेशन जो है उसको ड्रामेटिकली जो है इंक्रीज इसने कर दिया। इससे क्या हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी दोनों बढ़े और रूरल पॉपुलेशन जो है उसको ज़्यादा कन्वीनियंट और रिलायबल बैंकिंग की सर्विसेज मिलना शुरू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑन ब्रांच एक्सपेंशन। अब यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंशन पे क्या हुआ था, ये देखो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि 1969 के बाद में बैंक के जो आरबीआई के रूल्स थे और जिस तरीके से गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी, उससे बैंकिंग आउटरीच जो है उसमें काफ़ी एक्सप्लोजन हो गया एक तरीके से। जो ब्रांचेज लगभग 4 साल में करीब 4 गुना बढ़ गई, और रूरल इंडिया जो है उसने पहली बार सिस्टमेटिकली फॉर्मल बैंकिंग नेटवर्क जो है वो देखा और वो उससे जुड़ा। ठीक है, उसके बाद में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो प्रोग्राम से बाद के, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है इनकी वजह से बना। इस ग्रोथ से इंडिया का जो आर्थिक लैंडस्केप जो है उसमें काफ़ी बड़ा चेंजेस आ गया था। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं कि 1969 से पहले जो ब्रांचेस थी वो 8200 के आसपास थी इंडिया में। 1979 यानी 10 साल बाद में ब्रांचेस हो गई 30,000 प्लस, और 1980 के लेट में यानी 1989 के आसपास, 1988-89 के आसपास 60,000 ब्रांचेस जो है इंडिया में हो गई थी। ये एक्सप्लोजन जो हुआ ये नेशनलाइजेशन की वजह से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द पॉलिटिकल फोर्स बिहाइंड 1969 नेशनलाइजेशन। तो ये बगैर इंदिरा गांधी जी जो हैं उनके बारे में बात किए बिना ये टॉपिक पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो बैंक नेशनलाइजेशन था वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो इंदिरा गांधी की थी। उनका विजन था कि बैंकिंग को जो है सोशलिज्म ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल के साथ में अलाइन करें ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इक्विटी दोनों अचीव हो सके। तो ये जो नेशनलाइजेशन है इससे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उनका रोल बढ़ गया और रूरल एरियाज़ में बैंकिंग सर्विसेज एक्सपेंड हो गई। ये जो कदम था ये इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो है बन गया। ठीक है, और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वाई इट इज़ ए वाटरशेड मूवमेंट। ठीक है, तो बैंकिंग का जो मॉडल था उसका फेस ही बदल गया था इसके बाद में। 1969 का जो नेशनलाइजेशन है इसने प्राइवेट एलीट सर्विसेज से निकाल करके और पब्लिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। रूरल एक्सपेंशन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, स्टेट लेड क्रेडिट प्लानिंग, ये सब इस रिफॉर्म्स जो है इसकी इंपॉर्टेंट लीगेसी है। ठीक है, और ये इस तरह से इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। पहली बार जो है बैंकों के अंदर पब्लिक डिपॉजिट्स जो है एक काफ़ी बड़ी अमाउंट के अंदर बढ़े और पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो सरकारी बैंकों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इससे बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आया और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है इंडिया में वो प्रमोट हुई। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1969 नेशनलाइजेशन ऑन इंडियन बैंकिंग। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इट शिफ्टेड टू पब्लिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये आपका
ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए और ये टॉपिक हो गया। अब जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो इसकी जो सेकंड फेज थी 1980 के अंदर नेशनलाइजेशन की, हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।